बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सैटेलाइट इमेज में दिखा हाफिज सईद का घर। लाहौर में घनी आबादी के बीच हाफिज का घर। पाकिस्तानी सरकार की सिक्योरिटी में रह रहा है हाफिज सईद। लाहौर के जोरम टाउन में हाफिज सईद का घर है। जोरम टाउन इलाका लाहौर का आतंकी हाफिज सईद, जो लगातार इस बात की गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा था कि अगर पानी रोकने की कोशिश हुई तो हम सांसें रोक देंगे, इस तरीके का बयान हाफिज सईद के पटे पड़े हैं सब जगह। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार ने उसे एक ऐसी जगह रखने की कोशिश की है जो आसपास घरों के ठीक बीच में है। दुनिया, वहाँ रहने वाले लोगों को भी शायद एहसास ना हो कि उनके बीच में एक ग्लोबल टेररिस्ट को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने छुपा कर रखा हुआ है। उसके घर की पूरी तस्वीरें हैं, जहाँ प्राइवेट पार्क है, घर का गेट है, कहाँ किस जगह वो रहता है, कहाँ पर उसका लॉन है, बाकी चीज़ें हैं, वो सब कुछ दिखाई पड़ रही हैं और सब कुछ आईएसआई की सिक्योरिटी में है। राकेश सिंह न्यूज रूम से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश कुमार सिंह, आपका रुख करते हुए ये बड़ी खबर और बड़ा इनपुट है कि कम से कम हाफिज सईद जो ग्लोबल टेररिस्ट है उसे छुपाने की लाख कोशिश कर ली जाए, लेकिन ये जरूर पता लगता है वो है कहां। देखिए राजीव, लश्कर तैयबा का सरगना और 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद इन दिनों लाहौर के जोरम टाउन इलाके में पाकिस्तान सरकार की कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहा है। और जिस तरह से हमारे पास खबरें हैं, उसकी सुरक्षा 3 स्तरों पर की जा रही है और उसकी निजी सुरक्षा जो टीम है 24 घंटे तैनात रहती है। जिस तरह से हाफिज सईद एक सुरक्षित इमारत में अपने परिवार के साथ रह रहा है, जो वीडियो तस्वीरें हमारे पास आई है, और इस इमारत के ठीक सामने एक निजी पार्क भी स्थित है जिससे केवल हाफिज सईद और उसके लोग ही इस्तेमाल करते हैं। जो खुफिया इनपुट आया है उसके मुताबिक इसी परिसर की बिल्डिंग नंबर 2 में जो है एक मदरसा है जिसके नीचे एक बंकर बनाया गया है, और यही बंकर जो है हाफिज सईद की सुरक्षा टीम का ठिकाना है और यहीं से वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र पहले ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है और उसका आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद में वहां पे मुख्यालय से संचालित होता है। लेकिन जिस तरह से खुफिया एजेंसियों से जो खबर आई है उसमें साफ है कि हाफिज और उसका संगठन भारत, खासकर जम्मू कश्मीर और अन्य हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देता है। लेकिन जिस तरह से पहलगांव हमले के बाद भारत के हमले के डर से उसे विशेष तौर पर सुरक्षित रखा गया है, उसके लिए बंकर की व्यवस्था। तो पाकिस्तान किस तरह से एक्सपोज है, ग्लोबल टेररिस्ट को इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिया जाना, उसके लिए बंकर की व्यवस्था, तमाम चीजों का जो पर्दाफाश हुआ है राजीव। और पाकिस्तान ये कहता है कि उसे पता ही नहीं कि हाफिज सईद कहां पर है, लेकिन ये भी कहता है कि हाफिज सईद गुजरे जमाने की बात हो गई है। ऐसा उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था। राकेश, देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरान इसको लेकर जिस तरह से आप अटपटा बयान देते हैं उससे खुद तौर पे हंसी आती है। लेकिन जो भी आतंकी की बात करें, लादेन की बात करें, अन्य आतंकियों की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी किस तरह से उसके सुरक्षित कैंप में रखा था और आखिरकार अमेरिका ने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया और लादेन को मार गिराया। और अब जो तस्वीरें आई हैं कि लाहौर में आतंकी हाफिज सईद का सीक्रेट ठिकाना का खुलासा हुआ है और खुले में आराम से रह रहा है। इस तरह से सैटेलाइट तस्वीर ये साफ दिखाता है कि उसके लिए पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा तंत्र है, बंकर की व्यवस्था है। तो राजीव, जिस तरह से पाकिस्तान के बड़े आतंकी और लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकाने का पता लगना, और इसको लेकर पाकिस्तानी सेना में काफी हड़कंप है कि आखिरकार भारतीय एजेंसियों को इसका ठिकाना कैसे पता चल गया। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। अब इसके बाद एक और कवायद शुरू होगी कि हाफिज सईद को अब ले जाकर कहां छुपाना है। लेकिन आशिक मीर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथी जम्मू कश्मीर से। आशिक, हाफिज सईद का ठिकाना पता चलना, वो एलईटी के टेररिस्ट जो घाटी में आकर कत्ल गारत करते हैं, ये कितना अहम आपको अब जान पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि आगे चलकर जो तनाव है वो शायद हाफिज सईद की गर्दन तक भी पहुंचे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन को लेकर पहलगाम की?
देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरह से एनआईए जांच एजेंसी लगातार पहलगाम आतंकी हमले पर जांच कर रही है और कई सारे लोगों को जो है इसमें एनआईए ने जो है पूछताछ कर रहा है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एक और आतंकी का नाम जो है इसमें जुड़ गया है, जिसका नाम हाशिम मूसा बताया जा रहा है। हाशिम मूसा जो है, पहले अगर हम बीते साल की बात करें, बीते साल अक्टूबर में जो गांधरबल में कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकी हमला हुआ था, जहां पर कई सारे नॉन लोकल वर्कर्स को जो है टारगेट बनाया गया था, उसका भी मास्टरमाइंड जो है हाशिम मूसा है। और जिस तरह से एक पहलगाम के एक पिकनिक स्पॉट पर पहले रैकी की गई, उसके बाद जो है ये प्लान एग्जीक्यूट किया गया कि किस तरह से ज्यादा से कैजुअलिटी जो है की जाए। फिलहाल जिस तरह से हाशिम मूसा का नाम सामने आ रहा है, इसके रिलेटेड और भी जानकारी ये निकल के आ रही है कि हाशिम मूसा जो है पाकिस्तान की एक एनर्जी कमांडो विंग का एक हिस्सा था, जिसके बाद उन्होंने जो है एनर्जी छोड़कर लश्कर तैयबा को है अपनाया है। फिलहाल लगातार हाशिम के साथ साथ जो उसके साथी है, उनकी तलाश घाटी के अलग अलग हिस्सों में चल रही है और सुरक्षा बलों के जवान जो है एक एक करके उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। हमने देखा कल भी बांडीपोरा के इलाके में 3 और आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया, जिसका वास्ता जो है लश्कर तैयबा टेरर आउटग्रुप से है। और फिलहाल जिस तरह से ये खबरें आ रही है कि हाफिज सईद के घर के ठिकाने का पता चल गया है, जहां पाकिस्तान की सरकार को इस समय लोगों की परवाह करनी चाहिए, तो वही वो डेजिग्नेटेड आतंकियों के बारे में सोच रही है कि इनको किस तरह से महफूज मकामात पर रखा जाए। और इसी की कड़ी में जितने भी आतंकी संगठन है और उनके जो सरबराह है, उनको पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना जो है इस समय महफूज जगहों पर ले जा रही है, ताकि ये आतंकी जो है उनसे बचते रहे और घाटी में इसी तरह आतंकवाद की वारदातों को अंजाम देते रहे। राजीव। आशिक, आप बांदीपुरा और बारामूला के बाहरी जो बॉर्डर के इलाके हैं उन पर आप पहुंचे, लगातार चारुंगा के गांव पर ही आप गए, वहां क्या दिखाई पड़ा आपको जो आप खास हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? पाकिस्तान जिस तरीके से एडवांस कर रहा है, अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है, क्या बॉर्डर के पार, जीरो लाइन के पार पाकिस्तान कुछ खास तैयारी करता दिखा? देखिए बिल्कुल राजीव, कल जिस जगह पर हम थे उस गांव का नाम चरुंडा है, जो कि भारत का आखिरी गांव पड़ता है। इस गांव में जो है पाकिस्तान की चौकियां साफ तौर पर दिखाई दे रही है, साथ ही साथ लगने वाले घर भी जो है वो साफ दिखाई दे रहे थे। एक डेवलपमेंट जो है वहां पर ऐसी देखने को मिली, जो पाकिस्तानी चौकियों पर झंडे होते थे पाकिस्तान के, उनको जो है उतारा गया। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की कि आखिरकार ये झंडे क्यों उतारे गए, तो उनका कहना था जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो है तमाम तर चौकियों से जो है इन झंडों को उतारा गया। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी लगने लगा, पाकिस्तान की सेना को भी लगने लगा है कि भारत जो है अब एक्शन मोड में है, यानी भारत जो है कभी भी हमला कर सकता है। स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो स्थानीय लोग चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब कर रहे हैं, तो बॉर्डर के लोग भी चाहते हैं कि एक साथ पाकिस्तान में जितने भी बचे कुछ आतंकी हैं उनका सफाया किया जाए। बहुत शुक्रिया आशिक मीर, राकेश कुमार सिंह, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। और अब आ गई बड़ी खबर जिसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, भारत के एक्शन के बाद से पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान ने आतंकियों के ठिकानों को बदल दिया है। हाफिज सईद, मसूद अजहर का भी ठिकाना बदल दिया गया, दोनों को नए ठिकानों पर भेजा गया है। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल से हटाने की वो बात कर रहे हैं। आईएसआई ने आर्मी कैंट में हाफिज सईद को छिपाने की बात कही है। हाफिज सईद के मदरसे के सभी प्रोग्राम अब कैंसिल कर दिए गए हैं। तो अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। ब्रिगेडियर दत्ता, पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है? और कहते हैं जब भी वॉर होता है, वॉर विदाउट सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता, उसमें सरप्राइज एलिमेंट का होना जरूरी होता है। लेकिन भारत में जो हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, एक ये समझाइए, क्या आपका एक्सपीरियंस, आपका अब तक का अनुभव ये कहता है कि वॉर अब ज्यादा दिन दूर नहीं है? दूसरा ये, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा जरूर। पाकिस्तान किस कैपेसिटी में इस वक्त है कि वो अपना रिटेलिएशन एक लंबे वक्त तक खींच सकता है इस वक्त? जेके त्रिपाठी सर, माफी चाहता हूं, जेके त्रिपाठी सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी सर, आपसे जवाब इसमें चाहूंगा इसी सवाल पर कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है, कितना लंबा खिंच सकता है ये वॉर?
देखिए राजीव, पाकिस्तान रिटेलिएट अगर करता है तो ये वार मेरे ख्याल से 15 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जब ये 15 दिन चला था, जब हम दोनों मोर्चों पे लड़ रहे थे 1971 में, ईस्ट और वेस्ट दोनों में। यहाँ ईस्ट की बात नहीं, इसमें भी मोर्चा नहीं खुला, न बांग्लादेश खोलने की हिम्मत करेगा। अभी वेस्ट में 15 दिन ज्यादा से ज्यादा होगा। देखिए क्या है कि पाकिस्तान शॉर्ट आर्म फायरिंग कर रहा है वहां से, अपनी चौकियों से, भारत को उकसाने के लिए, कि भारत कोई अगर बड़ा एक्शन करे तो पाकिस्तान ये हल्ला करे कि देखिए भारत ने आक्रमण कर दिया, अब हम आत्मरक्षा में हम जवाब दे रहे हैं। ये जवाब, जैसे कि मैंने कहा, देखिए कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान हमसे कहीं कहीं ज्यादा पीछे है, जबकि पाकिस्तान दो चीजों में हमसे आगे, एक न्यूक्लियर पावर में, और दूसरा पाकिस्तान आगे है हमसे ड्रोन्स के मामले में। उसके पास ज्यादा ड्रोन्स जो तुर्की द्वारा दिए गए हैं, बेख्तियार ड्रोन्स वगैरह। बट देखिए एक चीज ये निश्चित जान लीजिए, न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है, पाकिस्तान मेरे ख्याल से न्यूक्लियर पावर नहीं यूज करेगा, क्योंकि एक तो उसके न्यूक्लियर पावर की बटन जो है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना के जनरल तीनों की सहमति से होती है। और मुझे नहीं लगता कि तीनों इस बात पे, या तीनों में से कम एक इस बात पे सहमत होगा कि नहीं न्यूक्लियर अटैक किया जाए। क्योंकि 165 170 न्यूक्लियर वॉरहेड होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक काफी होता है। एक ही ने देखिए हिरोशिमा को और एक ने नागासाकी को ध्वस्त कर दिया। तो एक के बाद फिर वो अगर चेन चलेगी तो पाकिस्तान का पूरा सफाया हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान इस बात से डर रहा है, और पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना तेज यानी आप ये इशारा दे रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन केवल डेटरेंट की तरह हैं और दोनों तरफ से ही अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये नहीं चलने वाले। लेकिन इस बीच में डिप्लोमेसी क्या करेगी? क्या वर्ल्ड प्रेशर डालने की कोशिश करेगा भारत पे, और भारत क्या हैंडल करेगा उसको? देखिए इसके ठीक उलट भारत जो है वर्ल्ड के लीडर्स को अपनी ओर करने में जुटा हुआ है। भारत ने देखिए पहलगाम हमले के ठीक बाद सारे ब्रिक्स कंट्रीज के राजदूतों को बुलाया, दूसरे ग्रुप में बुलाया, सॉरी G20 के फिर दूसरे ग्रुप में बुलाया। और देखिए अभी ताजा खबर के अनुसार 125 से ज्यादा राष्ट्र हमारे समर्थन में खड़े हैं इस मामले पर। तो पाकिस्तान कितना सपोर्ट ले पाएगा विश्व में? पाकिस्तान ज्यादा सपोर्ट क्या लेगा? तुर्की और चीन, इवन मलेशिया, सऊदी अरेबिया और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड भी इस मामले में पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ये दोनों के बीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस हमारी ओर से, जर्मनी हमारी ओर से, चीन और रूस भी हमारी ओर से, रूस इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। क्योंकि देखिए जब इन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये अपील की रूस और चीन से कि इसमें न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, चीन ने तो मान लिया, रूस ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये दिखाता है कि रूस अभी भी हमारे साथ है, और चीन जितनी शिद्दत से चीन खड़ा है उनके साथ, पाकिस्तान के साथ, उसी तरह से रूस हमारे साथ खड़ा है। तो अभी तो पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमको इसमें क्या करना चाहिए? हमको 3 मोर्चों पे काम करना चाहिए। एक, पाकिस्तान पे प्रेशर बनाए रखें। दूसरा, डिप्लोमेटिकली सारी दुनिया में ये अपनी ओर से ये दिखाते रहे कि जो डोजियर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबूत हैं वो। और 3, कश्मीर में विकास का कार्य और तेजी से करें। क्योंकि देखिए पाक अधिकृत कश्मीर से कई बार रिपोर्ट्स आई होंगी, आपने देखा होगा कि वहां लोग कहते हैं कि बॉर्डर खोल दो, हम उधर जाएंगे, यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, ना पढ़ाई का है। कम से कम कश्मीर में वहाँ अच्छे से तो है, वहाँ विकास हो रहा, वहाँ इवन इस्लामिक कंट्रीज अपना वो कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो ये चीज हमें तेजी से करना चाहिए ताकि वहां रहने वाले लोगों को ये पता लगे। और एक चीज और देखिए, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक चीज और करना चाहिए। पाकिस्तान अगर भारत के साथ हमले का डर, भारत द्वारा हमले का डर दिखा करके बॉर्डर पे अपनी सेनाओं का जमावड़ा करता है, तो इसका मतलब
कि कहाँ से उसकी सेनाएं कम होंगी, बलूचिस्तान। ये बात है, इस पर मैं आगे आऊंगा और निपुण जी से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि सारी सेनाएं एक ही बॉर्डर पर लड़ने के लिए नहीं जाती। ये अगर पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट से हटाता है, बलूचिस्तान से हटाता है, तो वहां टीटीपी और बीएलए को खुला हाथ मिल जाएगा, जो शायद पाकिस्तान ना कर पाए। इसलिए फोर्स ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 लाख तक पाकिस्तान लगा सकता है, और उसमें क्या स्थिति होगी देखेंगे। लेकिन बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का एक और नया वीडियो, पाकिस्तानी सीनेटर पलवा शाह जई खान का एक बचकाना बयान सामने आया। बाबरी की पहली ईंट पाकिस्तान सिपाही लगाएगा, आसिम मुनीर देंगे बाबरी से अजान। ये पाकिस्तान के सीनेटर वहां पर बयान दे रहे हैं कि वो सीधे भारत को, जिस तरीके से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और भारत को हिंदू और मुस्लिम कह के डिवाइड करने की कोशिश की, उसके बाद हुआ हमला टेररिस्ट का इसी लाइन पर हुआ, हिंदू और मुस्लिम की लाइन पर, वैसे ही बयान आ रहे हैं। खैर, इन बयानों को उतना ही गंभीरता से लेना चाहिए जितना पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त है। लेकिन निपुण आलम बयान, मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं। स्ट्रेटेजिकली अगर मैं देखूं, क्या कोई भी देश, भारत के पास 14 लाख की फोर्स है, पाकिस्तान के पास करीब 7 साढ़े 7 लाख की फोर्स है, क्या अगर ये वॉर जैसी सिचुएशन सामने आ जाती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि भारत पूरी फोर्स के साथ लड़ने आ जाए और वही पाकिस्तान के साथ होगा? क्योंकि पाकिस्तान में बीएलए भी है। जी जी, पहले सुन लेते हैं क्या कहा, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं निपुण सर। मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। निपुण सर, मैं चाहता तो अपने सवाल पर जाता, लेकिन अब इसी पर आप जवाब दे दें। ये पाकिस्तान से आ रहे ये बयान क्या केवल अपने डर को छुपाने के लिए आ रहे हैं, या फिर पाकिस्तान भी धीरे धीरे करके खुद को एक वॉर के लिए रेडी कर रहा है? आज से 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि अगर किसी देश की सेना का साइज बड़ा है लेकिन वो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, रिसोर्सेज की कमी है, तो उसका बड़ा साइज कुछ नहीं कर सकता। छोटा साइज भी काम करता है अगर रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में है। जो बयान आप देखते हैं लगातार जो पाकिस्तान की ओर से आ रहे हैं, मैं इसको कई बार ये देखता हूँ कि जैसे एक होता है कमजोर जो लोग होता है, जो कमजोर व्यक्ति होता है, कमजोर जो देश होता है, वो इस प्रकार के बयान देकर अपनी जनता को कहीं ना कहीं मोबिलाइज करने का प्रयास करते हैं। और ये बात जरूर है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जिहादी ब्रिगेड है, ये उसको कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास करते हैं कि वो जाए, लड़े, मर जाए, खप जाए, उस तरह का इनका बयान है। इनके जो बयान है वो कहीं भी आपको देखिए, हमारी ओर से कोई भी बयान, और आपने एक बात गौर की होगी, इनके रक्षा मंत्री कोई बयान नहीं दे रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं दे रहे हैं, इनके जो और गृह मंत्री बयान नहीं दे रहे हैं, इधर उधर के मंत्रालयों की ओर से बयान आ रहे हैं, सेनेटर के बयान आ रहे हैं। और हमारी ओर से बयान किसका आ रहा है? केवल हमारे प्रधानमंत्री जी का, और वो भी नपातुला बयान है। ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान में ना तो लीडरशिप है, ना पाकिस्तान में लड़ने की जो ऐसे ना लड़ने का जो जज्बा है वो भी नहीं है। इस प्रकार के उलझुल बयान देना, और पाकिस्तान जिस प्रकार की स्थिति में आज फंसा हुआ है, जो आपने बीएलए की बात की, टीटीपी की बात की, मैं एक जानकारी आपको दूं, अभी हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी है विदेश मंत्रालय के, वो अफगानिस्तान विजिट कर आए, तालिबान विजिट कर आए। यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी एक अच्छी खासी चुनौती पाकिस्तान को देखने को मिल सकती है। और इस बार आप देखेंगे तालिबान से संबंध अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, तो भारत और अफगानिस्तान दोनों के बीच में
कहीं पाकिस्तान ऐसा ना हो जाए कि एक सैंडविच बन जाए कि दोनों और ही हॉस्टाइल कंट्री। तो इस प्रकार के बयान जो आते हैं, इस प्रकार के बयान ये प्रदर्शित करते हैं कि पाकिस्तान, ठीक है, मैं ये बात जरूर मान रहा हूँ कि पाकिस्तान रेडी जरूर है, पाकिस्तान चाहता है, उसका मैं बात मान रहा हूँ कि एक तो इंटरनल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, और मैं कहीं ना कहीं चाइना को उसमें बड़ा प्लेयर के रूप में देख रहा हूँ कि चाइना इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बैक में है। वो भी चाहता है कि बात करें कि स्मॉल स्केल। देखिए हो क्या रहा है, जब से अब ये वॉर का एनवायरनमेंट बना है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर हैं जितने, वो इन चीजों पर बड़ी गौर से देख रहे हैं। और बहुत सारे, अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह को पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो एक इन्वेस्टर जो भारत में आने वाले हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत सावधानी से देख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आपस में लिंक हैं। और जो आज हमारी मीटिंग हुई, हमारी देखिए 4 मीटिंग आज हमारी हुई है, जिसमें आपकी इकोनॉमिकल अफेयर्स की मीटिंग आपकी थी, उसमें इन बातों की भी चर्चा हुई है कि भाई क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है अगर मान लीजिए वॉर लंबा खिंचता है, किस प्रकार की बातें खिंचती है। निपुण सर, अगर पाकिस्तान इसी अपनी डॉक्ट्रिन पर काम करता रहेगा कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और हालात वैसे ही खराब होते रहे, तो वो भी इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी समस्या तो है कि अगर पहलगाम जैसे हादसे होते रहे, क्योंकि डर फैलेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। नहीं, वो तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा कि जो बार बार धीरे धीरे सुलग के जलने से अच्छा है एक बार जो होना है वो हो जाए, ये बात कही जाती है, मैं मानता हूँ उस बात को। लेकिन देखिए क्या है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देखिएगा, जब तक पाकिस्तान FATF की लिस्ट में शामिल था, पाकिस्तान की एक भी आवाज नहीं निकल रही थी, आप याद कीजिए। और जैसे ही इनको FATF की लिस्ट से बाहर निकाला गया 2019 के बाद, 2023 में इनको निकाला गया, और फिर आप देखें जब से वर्ल्ड बैंक और IMF ने इनको पहली किस्त दी, तब से इनके हमले स्टार्ट हुए हैं। तो पहली वाली रणनीति बहुत अच्छी थी कि आर्थिक रूप से इतना तोड़ा जाए, और जो इंडस वाटर के माध्यम से। दूसरा, जो ये फियर आज आप दिखा रहे हैं, आप सही छुपा भाग रहा है या मसूद अजहर भाग रहा है, इस प्रकार का जो फियर है, मुनीर का कहीं आधा पता नहीं है, तो जो ये फियर है, ये फियर होना चाहिए। और ये जरूरी है किस तरह के हम हमले बहुत संक्षेप में जेके त्रिपाठी सर, बहुत संक्षेप में, पाकिस्तान क्या अब भी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी पर चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान उस पॉलिसी पे चल नहीं रहा है, चलने का ढोंग कर रहा है, अपने आवाम को ये कंफ्यूज कर रहा है, बरगला रहा है कि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, हम ऐसी पॉलिसी पे चलेंगे, हम 1000 साल तक युद्ध करेंगे। भुट्टो ने भी कहा था घास खाएंगे लेकिन हम तो लड़ेंगे, तो अब घास खा रहे हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हालत ये है, एक देखिए, एक रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने परशुराम को एक वो कहा, दोहा कहा है, जो लिखा है तुलसीदास जी ने, शूर समर करनी करहीं कहीं न बतावहीं आप, विद्यमान रिपुपाय कर कायर कहें प्रताप। कि शूर जो होते हैं वो समर में युद्ध में करनी कर जाते हैं, वो बताते नहीं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। जब आदमी के सामने दुश्मन होता है, कायर के सामने, तो वही अपना बखान करता है कि हम ऐसा कर देंगे, बस। तो वही चीज बहुत पहले तुलसी बाबा ने बात कही थी, लेकिन आज भी समीचीन है और आज भी उसका उतना ही असर है। और भारत की खामोशी बताती है कि भारत अपने को मांझने में यकीन रखता है, बयानों से परहेज करते हुए भारत अपने फैसलों और अपने इरादों पर अड़े गए। बहुत धन्यवाद निपुण सर वक्त निकालने के लिए, और जेके त्रिपाठी सर आपका भी वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।